बहस जरूरी में आज हम बात करेंगे निकाय चुनावों के एक और पक्ष की। हरियाणा के 46 नगर निकाय चुनाव अध्यक्ष पद पर 405 उम्मीदवार चुनावों के मैदान में है और इस बार इन 405 उम्मीदवारों में 228 पुरुष उम्मीदवार हैं जबकि 117 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। और बहस जरूरी है, क्या हरियाणा निकाय चुनाव में जातिगत समीकरण काफी असरदार रहेगा? क्या निकाय चुनाव की लड़ाई विकास बनाम जाति आधारित है? क्या सियासी दल पुरजोर तरीके से जातिगत समीकरणों को साधने में जुटे हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ अब से कुछ ही देर में। सवाल दरअसल क्या कुछ इन पर उठ रहे हैं और इनसे लगते सवालों पर भी चर्चा करेंगे। निकाय चुनावों को लेकर क्या जाति बड़ा फैक्टर है? सबसे अहम सवाल यह रहेगा। दूसरा सवाल यह कि क्या निकाय चुनाव जाति बनाम विकास हो गया है? साथ ही सवाल नंबर 3, क्या स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही है? तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और इनसे जो कुछ लगते सवाल भी हैं जिन पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा के इन निकाय चुनावों में हरियाणा की जनता के मुद्दे कितने हल हो पाएंगे, मुद्दे राजनीतिक पार्टियों के क्या रहेंगे जो कि जनता से सीधा सरोकार रखते हों। क्योंकि सवाल निकाय चुनाव में जाति फैक्टर का है, विकास का है, स्थानीय मुद्दों का है। इसके अलावा महिलाओं के विषय पर भी बात करेंगे और जो धीमी गति से विकास हो रहे हैं या किसी काम के अधूरे रहने की वजह से जो परेशानी आम लोगों को हो रही है उसमें कितना बड़ा ये फैक्टर बन सकता है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से जो कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। दरअसल आज बहस जरूरी है इस बात पर भी कि क्या निकाय चुनाव में जाति बड़ा फैक्टर है? क्या निकाय चुनाव जाति बनाम अब विकास हो गया है? क्योंकि विकास हर एक व्यक्ति से जुड़ा है जबकि जाति अलग अलग हैं और कुछ लोगों के कुछ जातियां अलग हैं। तो ये कितना बड़ा फैक्टर इस बार बनने वाला है निकाय चुनाव में, ये भी सवाल रहेगा। इन सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। और चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। इस वक्त हमारे साथ वंदना पोपली जी हैं बीजेपी से, दीपकमल सारंग जी हैं जेजेपी से और हमारे साथ रविंद्र ढुल जी हैं कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डू इनालो से और प्रिया चौधरी आम आदमी पार्टी से सबसे कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगी। शुरुआत करेंगे वंदना जी आपसे। पहला सवाल समय न गवाते हुए, निकाय चुनाव में जाति क्या बड़ा फैक्टर है? मुझे लगता है किसी भी चुनाव में, क्या आपको आशीष मेरी आवाज आ रही है? मैम सुन पा रहा हूं मैं। मुझे लगता है किसी भी चुनाव में हमारी तरफ से जाति कोई बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। 2014 में जब हम लोग आए थे तो हमने जातिवाद और क्षेत्रवाद, परिवारवाद से उठकर एक नई राजनीति की शुरुआत की थी। तो जाति कहीं पर भी एक मापदंड नहीं हो सकता किसी भी इलेक्शन में। विकास हमेशा मेरा मुद्दा रहा है, जाति को हमने कभी मुद्दा माना ही नहीं है। तो अगर विकास किया जाएगा, हाँ वर्गों की हम बात कर सकते हैं कि वर्गों के लिए सोचा जा सकता है कि किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, कमेरा वर्ग है, उसके लिए हम सोच सकते हैं। लेकिन जाति पे बेस्ड मुझे लगता है कि कभी भी राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है और निकाय चुनाव में भी मुझे कहीं पर भी जाति दिखाई नहीं देती है। हम अपने मुद्दों को लेकर आए हैं, हम वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमने निकायों में बहुत अच्छे से काम किया है। ये सब कामों को लेकर हम आगे आए हैं, उसमें कहीं पर भी जाति मैं आपको रोक रहा हूँ। क्या सिर्फ बीजेपी के लिहाज से आप बोल रही हैं या सभी राजनीतिक दलों के बारे में बोल रही हैं? क्योंकि ये सभी राजनीतिक दलों के लिहाज से सवाल था, सिर्फ बीजेपी के नहीं, क्योंकि जातिगत पॉलिटिक्स होती है, इसे आप नकार नहीं सकते। नहीं, यहाँ पर आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जाति विशेष का ध्यान रखती हैं एरिया में, और कांग्रेस ने लगातार इस एरिया में काम किया। लेकिन मैं अगर अपनी पार्टी की बात करूं तो हमने कभी भी जाति को प्रमुखता पे नहीं रखा, हमने बात की है हमेशा विकास की। तो विकास के मुद्दों को लेकर हम लोग हमेशा से आगे चले हैं। तो अभी भी हम ये चाहते हैं कि जो हमने कार्य करवाए हैं उनको लेकर हम आगे चलें, या जो हमारा आगे रोड मैप है उसको लेकर हम आगे चलें। तो जाति को लेकर ना, विकास को हम लेकर आगे चलना चाहते हैं। मैम चूंकि विकास की बात हो रही है इस पर भी मैं आऊंगा आगे और डिटेल में, लेकिन जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सारंग जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आगे और डिटेल में चलेंगे। दीपकमल, क्या स्थानीय चुनावों में स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही है? क्योंकि गठबंधन में दो ऐसी पार्टियां हैं जिनको लेकर के विरोधी पार्टियां लगातार अलग अलग तरह की बातें करती हैं और बहुत सारी बातें, हालांकि आप चर्चा में रहते ही हैं, उस बारे में आपने सुना भी होगा। क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल सिनेरियो बनकर नहीं रह गया है? पॉलिटिकल जो विषय हैं उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, विकास या स्थानीय मुद्दों से दूर होता जा रहा है ये चुनाव? दीपकमल, ऑडियो शायद म्यूट है आपका उधर से। हाँ जी,
जी देखिए, जिस तरीके से मैं ये मानता हूँ कि चुनाव जो स्थानीय निकाय का है वो अभी उसके प्रचार जो है वो शुरुआती स्तर पर है, और जो राज्य स्तर के नेता हैं वो अभी वहां ज्यादा नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हमारे सारे विधायक चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों वो बिजी हैं। कल राज्यसभा का चुनाव हो जाने के बाद जब फील्ड में निकलेंगे और पूरा एक सप्ताह मिलेगा सभी को, 17 तारीख तक है प्रचार, उस दौरान मुझे लगता है कि चाहे वो प्रदेश स्तर के कुछ विषय हों, जो सरकार की योजनाएं हैं शहरों के लिए, अर्बन सेक्टर के लिए, और जो शहरों की पक्की कॉलोनियां, कच्ची कॉलोनियां, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इंडस्ट्रियल एरिया की जो सिचुएशन है, बाकी जो पहलू हैं शहर के, उन सब सारी बातों पर जो राज्य सरकार ने पीछे काम किया है वो, और हम चाहेंगे कि विपक्ष के लोग भी बताएं कि उनकी सरकार के समय पर कौन से ऐसे वहां पर काम उन्होंने किए थे, आगे क्या करना चाहते हैं, या आज के दिन में क्या कमी है। ये सारी बातें सारी चर्चा के केंद्र में आए, और जो स्थानीय विधायक, जो स्थानीय जो उम्मीदवार होते हैं उनकी भी कोशिश यही रहती है, क्योंकि एक छोटा सेगमेंट होता है। हाँ। जो चेयरमैन है उसको तो फिर भी एक ठीक है कि एक शहर होता है, लगभग 1 लाख की आबादी का भी होता है, थोड़ा सा उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो वार्ड जो एरिया होता है वहां पर 5-6 हजार वोट पड़ते हैं, 4 हजार से ऊपर वोट पड़ते हैं, तो उन वोटों के लिए मुझे लगता है कि बड़ा एक अच्छा ग्राउंड बनता है सिर्फ लोकल बातें करने के लिए, सिर्फ स्थानीय बात करने के लिए। कहाँ पर कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है, कहाँ पर पार्क की हालत ठीक नहीं है, कहाँ की सफाई व्यवस्था सही नहीं चल रही है, कहाँ पर कोई और जो सिविक एमिनिटीज है, चाहे आज के दिन लोगों की एक रिक्वायरमेंट है कि वहां पर मैरिज प्लेस होने चाहिए, लोगों को ये जरूरत होती है कि उनके एरिया में मैरिज प्लेस खुल जाए, इस तरीके का बाकी जो चीजें आती हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की हो, कोई डॉक्टरों की कमी हो। जी, और लगता है किसी वजह से अभी आवाज़ नहीं आ पा रही है दीपकमल की हमारे पास तक, और चूंकि विषय स्थानीय मुद्दों का है तो विजेंद्र जी भी इस बारे में प्रकाश जरूर डालेंगे। इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र जी, आवाज़ मिल पा रही है मेरी? जी जी विजेंद्र जी, चूंकि इनेलो को बहुत ही समय हो गया सत्ता में गए हुए, सत्ता से आप लोग बाहर हुए, उसके बाद से अभी तक बहुत लंबा वनवास आप लोगों का हो गया है, लेकिन इनेलो के लिए इस वक्त क्या ज्यादा बड़ा मुद्दा है, विकास या जाति? चूंकि हरियाणा में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां विशेष जातियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जाति पर भी ध्यान देना जरूरी है और विकास भी जरूरी है, विकास सभी के लिए जरूरी है, तो ज्यादा फोकस किस पर कर रही है इनेलो अभी? हाँ, देखिए आशीष जी, अगर किसी भी समाज के हित की हम बात करें, प्रदेश और देश के हित की बात करें, हाँ। तो विकास के मुद्दे के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। किस सरकार के समय में कितना विकास हुआ है, और मौजूदा सरकार जो 8 साल से हरियाणा प्रदेश के ऊपर सत्ता में है, तो 8 साल में किस प्रकार का विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना होना चाहिए था और कितना हुआ है, मुद्दा ये होना चाहिए चुनाव में। लेकिन जैसा आपको पता है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सत्ता संभालने का काम किया, और जो पहली टर्म हुआ करती थी उस टाइम आपको ध्यान होगा भाजपा के सांसद थे राजकुमार सैनी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा चलाया था 35+1 का, कभी कुछ इसी तरह से कुलदीप बिश्नोई जी ने भी चलाया था। उसके बाद आशीष जी, कहीं ना कहीं ये जातीय जो घटक है ये भी कुछ ना कुछ अपना रोल अदा करता है, ये मैं मानता हूं। बहुत सारी जगह ऐसी है कि जाति से ऊपर उठ करके लोग वोटिंग का काम करते हैं और अपने उम्मीदवार को चुनने का काम करते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आज भी वो प्रभाव है। 2014 से पहले ये बिल्कुल प्रभाव नहीं हुआ करता था जाति पाति का, लोग भाईचारे से चुनाव लड़ा करते थे और उम्मीदवार को देख करके चुनाव लड़ने का काम किया करते थे। लेकिन जिस प्रकार से वो घटना घटी थी उस टाइम में, उसके बाद एक जाट आरक्षण आंदोलन भी हुआ था, उसके बाद से ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल का सत्य है कि जाति का जो समूह है या जातियां हैं वो भी चुनाव को प्रभावित करने का काम करती है। इसके अलावा आशीष जी, जिस प्रकार से अभी 8 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 2.5 साल से 3 साल से गठबंधन की सरकार है, अब जनता में किस प्रकार का इन्होंने विकास किया है, अच्छा किया है या नहीं किया है, उसका सर्टिफिकेट जनता ने देना है, और इन चुनाव में वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कितना आपने अच्छा कार्य किया उसी प्रकार का वैसा ही इनको सर्टिफिकेट ग्रीन का है, रेड का है या ब्लू का है, वो सर्टिफिकेट जनता देने का काम करेगी। लेकिन मैं ये मानते हैं कि जो निकाय चुनाव के परिणाम होंगे, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं आपको, जो निकाय चुनाव के परिणाम होंगे वो आगे के चुनावों की एक प्रतिमूर्ति होगी, उसका एक रिफ्लेक्शन होगा? नहीं, देखिए आशीष जी, अभी चुनाव 2024 में होने और ये 2022 से अभी जो है ना जून का महीना है, तो अक्टूबर 2024 में चुनाव होंगे, 2-2.5 साल का अंतराल है।
मैं नहीं मानता कि इन चुनाव का कहीं ना कहीं अगले चुनाव के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। देखो 19-21 का असर हो सकता है रहेगा, क्योंकि जिसका भी हरियाणा में तो रातों रात मुद्दे बदल जाया करते हैं सर। हाँ, 2 साल के बाद मुद्दे भी बदल जाते हैं, और वर्किंग एफिशिएंसी जो है कैंडिडेट की, चेयरमैन की हो, पार्षद की हो, वो वर्किंग एफिशिएंसी का भी 2 साल में पता लग जाता है। इतना ज्यादा ये चुनाव 2024 के चुनाव पर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इतना ज्यादा प्रभाव इनका नहीं रहेगा 2.5 साल लंबे समय तक का, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो देखो रहेगा। किसी का चेयरमैन बन गया तो वो प्रभाव डालेगा इलेक्शन के ऊपर, लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा, ज्यादा प्रभाव नहीं रहने वाला है इन चुनावों का। सर ये तो बहुत गंभीर बात आपने कर दी कि अगर किसी का चेयरमैन बन गया तो प्रभाव डालेगा, तो आप लोग भी तो उम्मीदवार हैं चुनाव के मैदान में सर। आशीष जी, आशीष जी 1 मिनट आप समझने, मैं दोबारा से बताता हूँ। देखिए 2 साल में कोई भी व्यक्ति इस पद पर आएगा, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी का, उसका पब्लिक के साथ बिहेवियर का, उसकी डीलिंग का 2-2.5 साल में लगभग पता चल जाता है। वो अपने पद के ऊपर कितना खरा उतरता है, कितना अच्छे से अपने पद को उसके काम का रिजल्ट लोग देंगे। हाँ, ये सही कहा आपने, काम का रिजल्ट ही देंगे। प्रभाव डालना सर थोड़ा नकारात्मक हो जाता है, इसलिए मैंने आपको टोका जी। हाँ आशीष जी, हाँ मैं बोलूं ना सर। हाँ आशीष जी, देखिए अभी 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो शहरों में जो कार्य की बात है, जो आम एमिनिटीज की बात जो है, जो मिलनी चाहिए, आज वो नगण्य है। चाहे तो परिषदों में आप भ्रष्टाचार की बात ले लीजिए, बहुत पुरजोर भ्रष्टाचार है, कोई भी कार्य बगैर रिश्वत के वहां पर नहीं हो जाता। और छोटे छोटे काम को छोड़िए, बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं, चाहे वो फरीदाबाद की बात ले लीजिए, आप भिवानी की ले लीजिए, रोहतक की ले लीजिए, कई बार इसको दोहरा चुके हैं, पूरी जनता इसको समझ चुकी है और जानती भी है। तो जहां 300, 400 करोड़ के इतने बड़े बड़े घोटाले कागजों में हो जाते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है। शहरी निकायों में भ्रष्टाचार, ये बातें आम लोगों तक उतने अच्छे से पहुंच नहीं पाती जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों की जनता चूंकि सभी अपने काम में व्यस्त हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से वो मैसेज या वो अगर इस तरह का कोई गड़बड़ झाला हो रहा है, हालांकि किन विषयों पर आप बात कर रहे हैं जिनका आपने उदाहरण दिया या उनके संबंध में या और भी जो विषय हैं, अगर वो लोगों के सामने ठीक तरीके से आ पाते तो जनता तय कर पाएगी। लेकिन अगर विपक्षी दल सिर्फ विरोध करेंगे, इन बातों को सामने सही तरीके से नहीं ला पाएंगे, तो शायद लोगों तक ये विषय ठीक तरीके से ना पहुंच पाए और उतना प्रभाव इसका चुनाव के परिणाम पर ना पड़े। मैं फिर आऊंगा आपके पास, हमारे साथ कांग्रेस से रविंद्र ढुल जी भी जुड़ गए हैं। ढुल साहब, सीधा सवाल रहेगा, क्या निकाय चुनाव इस वक्त विकास बनाम जाति हो गया है? देखिए, बनाने का प्रयास लोकल लेवल पे चलता रहता है इस प्रकार के विकास बनाम जाति। जैसे मुझे याद है कि जब निकाय चुनाव हुआ था, मेयर का चुनाव हुआ था करनाल के अंदर जो है, तो करनाल की भाजपा की मेयर प्रत्याशी ने फ्रंट पेज एड छपवाया था एक जाति का, कि जाति विशेष के मुख्यमंत्री इतने लंबे समय के बाद बने हैं, भाजपा को वोट दो। इस प्रकार की निंदनीय हरकत कहीं कहीं चलती रहती है। बाकी ओवरऑल जो है मुद्दा जो है आम तौर पर जो है लोकल विकास का ही रहता है, और लोकल विकास के मुद्दों के ऊपर लोकल छोटी छोटी एमिनिटीज के ऊपर, जैसे सुरेंद्र भाई भी बता रहे थे और दीप कमल जी भी बता रहे थे, जो बहुत ही बेसिक जो चीजें हैं उनके ऊपर ये चुनाव आमतौर पर रहता है। चाहे तहसील की चीजें हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब आम लोग कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस जहाँ भी फेस करते हैं उनके ऊपर जो है दिक्कत रहती है। अब मैं मान लीजिए कि अर्बन एस्टेट वहां पर रोड बनी है या नहीं बनी है, मैं अपने घर से आने में कितना मुझे तंग होना पड़ता है, मैं वर्क प्लेस पे जाता हूँ वहां पर कितने जैम का मेरे सामने, बड़ी बेसिक सी चीजों के ऊपर ये चुनाव रहता है। मैं जो इलाका मुझे ठीक से ट्रीट किया जाता है नहीं, निगम निकाय में जाता हूँ ठीक से ट्रीट किया जाता है नहीं, कूड़ा ठीक से उठ रहा है, इन चीजों के ऊपर है। तो लेकिन जो बेस चीज है, तो मैं ये कहता हूँ कि बेशक से कितना भी जो है डेवलपमेंट का कोई भी दावा करते रहे, निकाय लेवल के ऊपर जितना ज्यादा इस समय पर जो है, यहाँ पर आप देखिए कि पूरे हरियाणा के अंदर हर शहर के अंदर जो बेसिक जो एमिनिटीज जैसे सड़कें हो चाहे कुछ भी हो, जितनी बुरा हाल उनका है, मैंने तो कभी नहीं देखा इतना बुरा हाल। कम से कम मेरे सामने है, मैं इस समय बैठा हूँ, आप जिनमें चारों तरफ से कहीं से भी आइए, चारों तरफ से अंदर शहर कहीं भी टूटा हुआ है, रोहतक देखिए टूटा हुआ है, भिवानी देखिए टूटा हुआ है, तो ये आसपास का सारा का सारा एरिया जो है पूरी तरह से टूटा हुआ है। मैं रोज देखता हूँ, चाहे उसको आप ये कहिए कि तोड़ करके दोबारा बनाया जा रहा है, डेवलपमेंट है। अब जिनके अंदर देखिए, जिनके अंदर आप इन्होंने क्या किया कि पहले सड़क तोड़ करके उसके अंदर टाइल्स लगाई,
मेन रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर टाइल्स कर दी, अब टाइल्स को हटा करके फिर सड़क बनाई जा रही है। इस प्रकार से वेस्टेज ऑफ मनी, पब्लिक मनी अपने कुछ लोगों को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की हरकतें भी चलती रहती हैं। तो इन चीजों का जनता जो है मेरे हिसाब से देखती है जी बिल्कुल, और ये प्रभाव डालता है और निकाय चुनाव में इसका महत्व रहेगा, चूंकि स्थानीय में जो मुद्दे हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। और एक जो आपने रोज़मर्रा की परेशानियों का जिक्र किया, ये बात अगर चुनावों तक लोगों के मन में रह जाए तो निश्चित रूप से इसका परिणाम पर बहुत असर देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रिया जी मौजूद हैं। प्रिया जी, चुनाव जीतना है तो ऐसा माना जाता है कि चुनाव जीतना है तो जातिगत समीकरणों पर फोकस रखना होगा। आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स करने की स्टाइल है वो थोड़ी अलग तरह की होने का दावा करते हैं, यहाँ भी वैसा ही देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि स्टाइल ही बिल्कुल अलग है। मैं नहीं कह रहा मैडम, आप लोग दावा करते हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ, हम लोग दावा करते हैं और जनता हमारा भरपूर साथ देती है। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ, पंजाब में क्या चमत्कार हुआ, और वही चमत्कार तो आप मानती है कि ये चमत्कार है? जो लोगों ने मैंडेट दिया वो चमत्कार था? लोगों के लिए तो ये चमत्कार ही है ना कि हुआ कैसे। एक नई पार्टी जिसका अस्तित्व ही सिर्फ 10 साल का है और वो एक तरफ बहुमत से सरकार बना रही है, दिल्ली में 70 में से 67 सीटों के साथ सरकार बना रही है, तो बाकी लोगों की तो आंखें चौंधिया गई होंगी ना ये सब देख के। होश उड़ गए थे मैडम, आंखें चौंधियाना तो बहुत दूर की बात है जी। क्या मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज के होश उड़ गए थे कि मैंडेट देखने के बाद। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि उनकी तो आंखें चौंधिया गई, उनकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा रहा, और या फिर ऐसी रोशनी आई कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे अगर पर्टिकुलर हरियाणा के बारे में अगर हम बात करें, अभी आप बात कर रहे थे कि क्या ये विकास बनाओ जातिगत समीकरण रहेगा? नहीं, आम आदमी पार्टी इन चुनावों को विकास बनाम भ्रष्टाचार लेकर चल रही है। जिसे भ्रष्टाचार से प्रॉब्लम है, जिसे अविकास के कार्यों से प्रॉब्लम है, वो आम आदमी पार्टी का साथ देगा। और आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी ये शुरुआत करने जा रही है और उसके बाद आप देखिएगा 24 तक ये झंडा कैसे लहराएगा। लेकिन अभी चूंकि हरियाणा का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है थोड़ा अलग तरह का है। मैं एक बात और जोड़ रहा हूँ इसमें। प्रिया जी मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बात और जोड़ रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिनेरियो जो हरियाणा का वो बहुत अलग है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जातियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है। तो इस तरह से क्या इस बारे में विश्वास करती हैं कि जातिगत विषय पर ध्यान देना की जरूरत है? जरूरतें अलग हो जाती हैं, उनकी जरूरतें अलग हो जाती हैं। उन्हें वही मुख्यमंत्री नहीं चलाता है, वही सिस्टम उन्हें नहीं चलाता है। तो हम अभी सिर्फ जनता के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं वो उनको ये समझा रहे हैं कि उनका अधिकार क्या है, उन्हें अपने अधिकार कैसे लेने हैं, कौन पार्टी सत्ता में आने के बाद उनके अधिकारों की आवाज उठाएगी, या जो सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से आम जनता को मिलनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसी विश्वास के साथ हम लोग मैदान में उतरे हैं और यही विश्वास हमें जनता का भी मिलेगा और हम यहाँ पर सरकार भी बनाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल। और वंदना जी, करप्शन की बात करें, करप्शन भिवानी जी करप्शन आप एक स्पेशल रिपोर्ट बना सकते हैं इन अलग अलग जिलों के ऊपर, और वो 1-1 घंटे की रिपोर्ट से ज्यादा चल सकती हैं। इतनी फाइलें मिल जाएंगी आपको यहाँ पर करप्शन की। आशीष जी, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं? हाँ सर, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। विजेंद्र जी, दीप कमल जी भी हमारे साथ है। दीप कमल, आप सुन रहे होंगे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने जो कहा, और कांग्रेस के भी साथी अभी कह रहे थे, एक धीमे विकास का वो जिक्र कर रहे थे, एक लटके और भटके हुए विकास कार्य का वो जिक्र कर रहे थे अपने शब्दों में। नहीं, लेकिन जो मुख्य बातचीत थी जाति वाली, जिस पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी कुछ बड़ी बड़ी बात कर रही थी। हाँ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में पंजाब से और उनका वर्गीकरण करके देखे क्या एक बार। हाँ। आपको पता चल जाएगा कि इनकी पार्टी में किस जाति का या किस वर्ग का बोलबाला है। हाँ। या क्या सोच उसके पीछे चलती है। और जब बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अगर, और ये तो मैं एक वर्गीकरण बता रहा हूं, अगर उनकी आप एसेट्स कितनी हैं, वो कितने बड़े सेठ हैं, उसका अगर आप आकलन करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो नजरिया है ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है कि आप सिर्फ ऐसे लोगों को चुनकर राज्यसभा में भेजें जो कि बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं पहले से, और जो आपकी पार्टी को फंडिंग करते हैं, और जिनके सहारे वो अपना राज्यसभा में जाकर अपना साम्राज्य और ज्यादा बड़ा करते हैं और ज्यादा चीजें। तो ये अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। आप कम से कम अगर कोई पार्टी मान लीजिए किसी एक वर्ग की राजनीति करती है, किसानों की राजनीति करती है, शेड्यूल्ड कास्ट की राजनीति करती है, या किसी क्षेत्र में कोई और वर्ग ऐसा है जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो यही तो लोकतंत्र है। चाहे
कोई भी वर्ग हो, जिसकी संख्या ज्यादा है उसको प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लोकतंत्र यानी जैसे हमारे लोग हैं, हमारे लोग अगर गरीब ज्यादा हैं तो गरीबों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारे लोग अगर किसी एक जाति से ज्यादा हैं तो उस जाति को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही जो है वो डेमोक्रेसी की ये जो मूल भावना है, जो मूल आधार है कि हमारे जो भी, अगर मान लीजिए हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट अगर शिक्षा है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो वो बात निकलकर हमारे जो असेंबली है या जो राज्यसभा विधानसभा है वहां पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि वहां पे विधायक वो बात को ज्यादा उठाएं। हाँ। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि हरियाणा में किसानों की, खेती की, गांव की, या कुछ लोग कह लेते हैं कि जाटों की राजनीति की का ज्यादा बोलबाला है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कई 10-20 उस वर्ग के लोग थे और उन्होंने आके कब्जा कर लिया है। संख्या में ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है। इसलिए जो डेमोक्रेसी की जो भावना, क्योंकि चाहे आदमी कोई भी हो, उसका वोट एक है, उसके एक सिर की, एक हाथ का एक वोट है, सिंगल। तो जितने हेड्स होंगे, हेड्स काउंट करने वाली बात है, जितनी जनसंख्या होगी जिस चीज की, उनको बराबर उतना ही वोट डालने का अधिकार मिलेगा। वहां से बात ताकत निकलती है। और अगर हम बीच में, जैसे आपने जो विषय छेड़ा है, और मैं शायद स्थानीय निकाय के संदर्भ में पहली बार किसी ऐसी चर्चा में शामिल हो रहा हूं जिसमें जाति की बात स्थानीय निकाय पर हो रही है। हाँ। तो मैं अपने मन से ये बात मानता हूं कि अगर किसी राजनीति में, अगर कहीं पर, ठीक है, पार्टियां और नेता उसको बढ़ावा दे सकते हैं, घटा सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई बात जाति की आती है, जाति को महत्व दिया जाता है, तो ये लोगों की भावना भी इसके अंदर शामिल है जी। हमें ये बात भी देखनी पड़ेगी कि लोग ही तो वोट डालते हैं। अगर पार्टियां कैंडिडेट देती हैं और लोग उसको पसंद करते हैं, उस जाति के कैंडिडेट को, तभी तो पार्टियां देती हैं। अगर लोग वोट नहीं देना चाहेंगे जाति के आधार पर, तो पार्टियों को तो अपने आप पीछे हटना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बढ़ावा या थोड़ा बहुत उसमें कमी की जा सकती है पार्टियों की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है उस बात की शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे उस सिस्टम में है जो एक आदमी को एक वोट देती है, और हर इंसान का एक वोट एक गिनती में हेड्स काउंट होते हैं, जनसंख्या गिनी जाती है, और वो लोग मन बनाते हैं। अगर कोई आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेगा, उसको वोट देते हैं, तो यानी कि लोगों के मन में है। अगर कोई आदमी आतंकवाद की बात करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, और लोग उसको वोट देते हैं, तो लोगों के मन में है वो बात। और कोई अगर पार्टी टिकट देती है किसी विशेष जाति के लोगों को और लोग उसको वोट देते हैं, यानी कि वो लोगों के मन की बात उस पार्टी ने, अपना नुकसान तो कोई राजनीतिक दल नहीं करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। मैं ऐसा कैंडिडेट तो नहीं खड़ा करना चाहूंगा जिसको लोग पसंद ही ना करें, जिसको लोग वोट ही ना डालें आखिर में। तो ताकत तो लोगों के हाथ में है, लोग ही डिसाइड करते हैं कि कैसे कैंडिडेट आएंगे। धीरे धीरे वो चलन बनता जाता है। ये जरूर है कि हाँ, एक वर्ग से लोग आते गए तो आगे अगली जनरेशन में उस वर्ग के लोगों को फायदा मिलता गया राजनीति में स्थापित होने के लिए, उनके बच्चों को, उनके समर्थकों को, उनके रिश्तेदारों को। ये एक बढ़ावा देने वाला एक फैक्टर है। लेकिन जो मूल भावना हमारी डेमोक्रेसी की है, वो लोगों के हाथ में ताकत देती है कि हमारी सरकारें कैसी हों, हमारे नेता कैसे हों, हमारे मुख्यमंत्री, मंत्री कैसे, और वो काम क्या करें, वो बातें कैसी करें। अगर लोग नहीं सुनना चाहेंगे पाकिस्तान की बात, धर्म की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, तो नेता की मजबूरी है उन बातों को छोड़ना, छोड़नी पड़ेगी उसको वो बातें। लेकिन एक लीडर का भी तो काम होना चाहिए कि वो सही दिशा में लोगों को लेकर जाए, सही इन्फ्लुएंस लोगों में डाले। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं वंदना जी के से ये जानना चाहूँगा। वंदना जी, चूंकि जिस तरह से दीप कमल कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि लोगों का जो सेंटिमेंट्स है वो क्या है। अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी एक बड़ी संख्या है एक जाति विशेष की, अगर उनके बीच से कोई व्यक्ति जाता है तो वो उसे वोट देते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बेनिफिशियल होता है। लेकिन क्या लोगों को इस तरह से सेंटिमेंट से मोड़ा जा सकता है कि वो जातिगत विषयों पर ध्यान ना दें, बल्कि जो पार्टी एजेंडा लेकर चल रही है उस पर ध्यान दें? पार्टी एजेंडा तय करेगी या लोग एजेंडा तय करेंगे? थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। देखिए, दीप कमल जी ने जो कहा, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, एक एरिया में एक जाति की प्रमुखता ज्यादा होती है, तो अधिकतर पार्टीज क्या कोशिश करती हैं कि उसी जाति से कैंडिडेट को उतारा जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब एक ही जगह से बहुत सारे कैंडिडेट एक ही जाति के हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर जाति के वोट आपस में डिवाइड हो जाते हैं, और बाकी जो जातियां बच जाती हैं वो जिसको चाहती हैं, जिस पार्टी की विचारधारा को चाहती है, जिस व्यक्ति को चाहती हैं, उसको ही चुना जाता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति वहां पे प्रमुखता थी इसलिए वो जीत गया। इसको बाकी जाति के लोग भी चाहते थे इसलिए वो जीता वहां पर। उसके पीछे ये कारण भी होता है। तो जो दीप कमल जी कह रहे थे, लोकतंत्र यही है कि लोग जिसको चाहेंगे वो ही जीतेगा। और यहाँ पर जाति का समीकरण अगर बिठा भी ले
कि एक ही जगह पर हमने एक ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया। एक पार्टी ने बीयूसी कम्युनिटी, दूसरी पार्टी ने बीयूसी कम्युनिटी से ले लिया, लेकिन जीतेगा वही जहां पर सभी कम्युनिटीज उसको चाहती होंगी। उसमें बहुत सारे गुण हैं। आप पार्टी की विचारधारा को ले लीजिए, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर नगर निकायों की बात हो रही है तो ट्रिपल इंजन की सरकार जुड़ने जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो पार्टी है वो किस तरह से काम कर रही है। अगर राष्ट्र की गौरव को कोई बढ़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से काम करते हैं, अगर कोई हमारी तरफ एक आंख उठाकर भी देखता है तो हम उसको जवाब देने में भी सक्षम है। पहले होता था कि हम निंदा करने में बैठ जाते थे, लेकिन अब उसकी धरती पर जाकर हम उसको जवाब देने में सक्षम है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, दूसरे अगर मैं इंजन की बात करूं, तो प्रदेश स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे काम है जो किए जा रहे हैं। अभी मैं रविंदर ढुल जी को सुन रही थी, भाई हैं और बहुत समझदार प्रवक्ता है, उन्होंने धीमी विकास की बात करी। स्वच्छता के बारे में कभी कोई सोचता नहीं था हमारे देश में कि स्वच्छता भी के बारे में भी कुछ किया जा सकता है। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम अपने आसपास के एरिया को सफाई से रखकर हम बीमारियों से बच सकते हैं। हो सकता है कि आपने उसकी ब्रांडिंग चेंज कर दी हो, लेकिन मैं रोक रहा हूँ वंदना जी आपको। हो सकता है कि आपने उसकी ब्रांडिंग स्वच्छ भारत अभियान या महात्मा गांधी जी के सपने से जोड़कर देखा हो, लेकिन इससे पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, निर्मल ग्राम अभियान और इस तरह के स्वच्छता के अभियान उस वक्त भी केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जाते थे। कितने परसेंटेज थे कि हम ये बोलते थे कि हमने खुले में शौच मुक्त इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था, वो एक अलग विषय है। जैसे आप लोग विकास काम कर रहे हैं लेकिन धीमे विकास की बात कर रहे हैं ढुल साहब। इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, क्या उस पर भी आऊंगा किस तरह से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है जी। तो एक बात का और जवाब देना चाहूंगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि पंजाब के रिजल्ट को देखकर लोगों की आंखें चंदी आ गई। मुझे लगता है आंखें तो इनकी अपने नेताओं की भी चंदी आ गई। उनको कहीं ना कहीं पैसा दिखाई देने लगा किस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री इनके पंजाब के जेल में गए हैं और किस तरह से और भी नए तरह नाम जोड़े जा रहे हैं। प्रिया जी मैं आऊंगा, समय दूंगा मैं आपको, आप सुने पहले। बीच में नहीं बोली थी। प्रिया जी सुनिए, आपने बहुत कुछ बोला, आपने जब समय आए तो बोलिएगा। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हम मुद्दे को लेकर जाएंगे, तो उसमें आप क्या जवाब देंगे कि हम लोकपाल का वायदा करके आए थे, हम लोकपाल नहीं ला पाए, हम दिल्ली में लेकर मतलब मुझे लगता है ऐसे दो लोग बोलेंगे तो आवाज। हाँ प्रिया जी सुनिए, प्रिया जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, समय दूंगा मैं। सुनिए ना, सुनिए आप, मैं समय दूंगा। जब ये बात करके आए थे तो ये लोकपाल नहीं लेकर आ पाए। अन्ना हजारे के आंदोलन पर चढ़कर ये मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, लेकिन भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा लोग कौन चुने जाते, कौन माने जाते हैं। अब राज्यसभा की टिकटें बिकने की बात होती है तो इनके अपने ही जुड़े हुए लोग वो आरोप लगाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही, जननायक जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही, कांग्रेस भी आरोप नहीं लगा रही, इनके अपने ही लोग आरोप लगाते हैं जिनके साथ जुड़े हुए थे कि राज्यसभा की जो टिकटें हैं उनको बेचा गया। और इनके लगातार जो एमएलए एमपीज हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। कुछ 6 लाख की दिल्ली के इनके मंत्री थे, 6 लाख की रिश्वत मांगी गई और वो पकड़े गए। और अभी हमने देखा ईडी का छापा पड़ा सत्येंद्र जैन जी के साथ। क्या वो जो निखर कर आ रहे हैं सोने के बिस्कुट और जो नोट हैं, तो ये भ्रष्टाचार के लिए आपका जो तरीका है वो दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए आप क्या सोचते हैं। आप बोलते कि हम चोर बचाते रहे लेकिन अंदर अंदर सब कुछ चलने दो। आप अपने पार्टी के जो नेता है उसका साथ तब छोड़ते हैं जब वो पकड़ा जाता है, नहीं तो चलने दो सब कुछ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपकी स्थिति है, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि हरियाणा की जनता बेवकूफ है, तो मार्शल कौम है हरियाणा की जनता, आपके फ्री के बहकावे में नहीं आएगी। स्वाभिमानी कौम है हरियाणा की जनता, तो आपके फ्री के बहकावे में नहीं आने वाली है। तो आप कोशिश करना सबका अधिकार है, आप कोशिश कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक और विषय मैं यहाँ पर उठाना चाहूंगी कि बहुत सारी योजनाएं जो हैं हमने उनको डिजिटल कर दिया। अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा चाहिए तो आप उसको आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हो। उनमें बहुत समस्याएं आ रही है, कई बार सर्वर की समस्या, इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए सर्वर की समस्या जो है वो टेक्निकल एरर आ सकती है फॉर द टाइमिंग, पर ऐसा तो नहीं है कि लाइन में ही खड़े रहे फिर पता चला कोई पैसे मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो वाली स्थिति तो नहीं है कि आप घर पे बैठिए, कोई बात नहीं। इम्प्लीमेंटेशन वाली बात आ गई। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन इज विद ए गुड इंटेंशन। वो यहाँ पे इंटेंशन भी तो देखिए ना कितनी बढ़िया है, सिर्फ नाम लग के नहीं छोड़ दिया, उसको किया जा रहा है। और टेक्निकल एरर आना वो अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाना वो अलग बात। ठीक है, मैं प्रिया जी से इस पर जवाब लूंगा। बीच में विजेंद्र जी भी कुछ सवाल करना चाह रहे थे, संभवतः आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से ही था। रेडू साहब। हाँ, मैं प्रिया जी जवाब मैं आ रहा हूँ, आपसे एक और सवाल है, उसका दोनों का आप एक साथ जवाब दीजिएगा। हाँ रेडू साहब। हाँ देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से अभी बात चल रही थी कैंडिडेट उतारने की और राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था है
कि वो जातियों को ध्यान में रखते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हर राजनीतिक पार्टी लोगों की भावना को ध्यान में रख करके ही कैंडिडेट उतारने का काम करते हैं, और रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र है। तो लोगों की भावना का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो तंत्र कैसे तैयार होगा। इसलिए हर पार्टी की मजबूरी है, कहीं ना कहीं उनको जातीय समीकरण को बनाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। और जहां तक आप पार्टी की बात है, जिस प्रकार से हमारी ये बहन बार बार कह रही थी कि चमत्कार हुआ, किस प्रकार से अन्ना हजारे का आंदोलन जब चला था, आप सभी ने देखा और हमने भी खूब देखा और सुना और उसको समझने का प्रयास किया था, वो बिल्कुल हमारे सामने ही हुआ है। और ये बार बार उस आंदोलन में एक वायदा किया करते थे कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, बिल्कुल हमने तो समाज भलाई के लिए काम करना है। और फिर ये राजनीति में आ जाते हैं। पहली दफा इनको 28 सीट मिलती हैं, फिर 67 सीट मिलती हैं। ये नई पार्टी थी आशीष जी, इनको समझना होगा। ये पहली बार सत्ता में आए हैं, पहले इनका बहुत कम टेन्योर इनको मिला था, 2-4 महीने का मिला, फिर ये सत्ता में आ गए, अब ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं। जो ये पहली टर्म इनकी चल रही है, एक तरह से मैं कहूँगा पहली ही टर्म मान के चलो। जब ये दूसरी टर्म में आएंगे और वहां पर दूसरी सरकार बनेगी, तब इनके मंत्रियों की और भी ज्यादा पोल खुलेंगी, क्योंकि आज तो मुख्यमंत्री इनका है, सारी की सारी चीजें वो दबाने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले एक टीवी के आपके चैनलों के माध्यम से हमने सुना कि कंस्ट्रक्शन में 25-25 लाख रुपए के एक रूम का ग्रांट इन्होंने निकलवाने का काम किया है। तो ये सारे के सारे भ्रष्टाचार बाद में आएंगे, चाहे मनीष सिसोदिया की फाइल खुलने जा रही है, चाहे सत्येंद्र जैन की है, चाहे पंजाब में थे वो सिंगला जी थे, विजय सिंगला के जो मंत्री थे, और एक और विधायक था डॉक्टर बलवीर सिंह, वो ऑलरेडी 3 साल की रिग्रेसमेंट इम्प्रिजनमेंट में जा चुके हैं। तो इस तरह इनके खुलने भेद शुरू होंगे। और इन्होंने जो झूठ बोल करके एक स्वप्न दिखा करके जनता से वोट हथियाने का काम किया, इन्होंने बिजली फ्री का नारा दिया। आज दिल्ली में क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो नहीं चाहेगा उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, जो चाहेगा केवल उसी को मिलेगी। इसी प्रकार से पंजाब में इन्होंने शुरू में लागू किया कि 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी। फिर इन्होंने कहा कि जो 300 से ऊपर अगर एक भी यूनिट गई तो पूरी यूनिटों का बिल देना पड़ेगा। पहले कहा था कि 300 से ऊपर वाली यूनिटों का ही बिल देना पड़ेगा। कितने तो यू टर्न लेते हुए जा रहे हैं ये। पंजाब में किसानों के चालान काटे गए, उनके नोटिस काटे गए, 2000 किसानों को नोटिस थमाने का काम किया। कहाँ ये कह रहे थे वहां के कर्ज माफ करेंगे। तो ये आप पार्टी तो जो है ना, ये भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरह से जुमलेबाजी की पार्टी। फैसलों पर तो कई पर सवाल उठ रहे हैं रेड्डी साहब, फैसलों पर कई पर सवाल उठ रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर इसमें तो जाएंगे तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी। मैं चाहूंगा प्रिया चौधरी जी खुद इस पर जवाब दें। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि 3-4 लोगों की बातों से बहुत क्लियर हो गया, बहुत स्पष्ट हो गया कि देखिए आम आदमी पार्टी से हर कोई कैसे डरा बैठा है। कितनी धुरंधर राजनीतिक पार्टी रही हो, कितनी पुरानी पार्टी रही हो, आज आम आदमी पार्टी का खौफ उनके अंदर है। दूसरी बात, आपने कहा दूसरी बार सत्ता में आएंगे तो पता चल जाएगा। सर, मैं कहना चाहूंगी दिल्ली में तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं जी। एक बार अगर 49 दिन की सरकार गिरी, उसके बाद 2 बार लोगों ने पूर्ण बहुमत से सरकार याद आया जी। लोकतंत्र में सरकार, लोकतंत्र में जो असली सरकार है वो जनता है, और जनता ने आम आदमी पार्टी का भरसक साथ दिया है, पूर्ण रूप से साथ दिया है। और वही साथ पंजाब में दिया है। अब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मैडम भी भ्रष्टाचार की बात कर रही थी। पूरे देश में एक भी पार्टी ऐसी बता दीजिए जिनके किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो और उन्होंने विद इन 24 आवर्स उसको हटा दिया हो। आपने कहा पंजाब में देखिए कैसे, यही तो संदेश दिया है ना कि अगर आप लोगों को चुना गया है, जनता ने चुना है, आप लोगों को मलाई के साथ लिए नहीं, पद्म विभूषण की डिमांड क्यों की जा रही है? आप लोगों को सिर्फ इसलिए चुना है कि जनता की सेवा करनी है। सुनिए वंदना जी, सुनिए वंदना जी, सुनिए। हाँ, सेवा के लिए बीच में कोई भी अड़चन आएगी, पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी ये बात। हाँ। दूसरी बात, आपने अभी सत्येंद्र जैन का एग्जाम्पल दिया। ईडी का वो नोटिस भी देखा आपने, जिसमें सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने ये निकाला है कि सिर्फ 2.5 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुए हैं। रिश्तेदारों के घर आप जाइए, मारते रहिए छापे, मरवा लीजिए अपने घर पे भी। और ये बदले की राजनीति जिस तरह की अब सिसोदिया तक पहुंचा रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी जो बैठे हुए हैं, इससे साफ पता चलता है कि बदले की राजनीति। और क्यों कहा जाता है कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, क्यों कहा जाता है कि ईडी उसकी मैना बनी हुई है। आप कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं क्योंकि केंद्र में आने के बाद आप इस तरह से दूसरी पार्टियों को गिराने का काम करेंगे, उन्हें मानसिक रूप से हरेश करेंगे। हाँ। उनके घर पर हर रोज छापे मारेंगे और कुछ मिलता भी नहीं है।
8 साल पुराना केस है, अभी तक क्यों लंबित है? क्यों इतना लंबा चल रहा है सत्येंद्र जैन के ऊपर? करिए ना उसे फारिग, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब हिमाचल में उन्हें अपने पैरों से जमीन खिंचती हुई नजर आ रही है, इसीलिए अब किसी न किसी तरह से उनको रोकना है। लेकिन हिमाचल में भी नहीं रुकने वाली, हरियाणा में भी नहीं रुकने वाली, और देखते जाइए आने वाले समय में कहां कहां तक आम आदमी पार्टी जाएगी। और जो लड़ाई आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ दी, आपने एक चीज और कही कि पहले कहा कि हम सत्ता में नहीं आएंगे। जो राजनीतिक पार्टियां 200-200 साल से अपनी सत्ता का सुख भोग रही है, ये काम करने के लिए सत्ता में आ गए तो डरे बैठे हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि सत्ता में इसलिए जुड़े थे कि हम लोग भी बैठ के मलाई खाएंगे। लेकिन इस तरह की एक सच्ची पार्टी आ गई, राष्ट्रवादी पार्टी आ गई, जो कांग्रेस का जिक्र कर रही है क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई है, उससे डर गए कि अब ये लोग आ जाएंगे तो हम लोग कैसे मलाई खाएंगे, हम लोगों का घर कैसे चलेगा। लेकिन राजनीति घर चलाने के लिए नहीं आई। आम आदमी पार्टी घर चलाने के लिए राजनीति में नहीं आई है, देश चलाने के लिए आई है, लोगों की मांगे पूरी करने के लिए आई है। और सही कहा था मैडम, मार्शल कौम है। मार्शल कौम अगर किसी सरकार को 2-2 मौके दे सकती है तो उन्हें सत्ता से जड़ से उखाड़कर फेंक भी सकती है। और हरियाणा की मार्शल कौम ये काम करने जा रही है, क्योंकि मार्शल कौम के साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है, उसका ऑप्शन अब सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। अब सिर्फ मुद्दों की बात होगी, विकास की बात होगी, और अब तो जातिगत समीकरणों में फंसे बैठे हैं। मैं तो कहती हूँ आम आदमी पार्टी संप्रदाय से भी ऊपर जा चुकी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने प्रिया जी। मैं वंदना जी इस पर कुछ जवाब देना चाह रही है, मैं वंदना जी के पास भी चलूंगा, लेकिन रविंद्र ढुल साहब के पास भी इस पर एक रिएक्शन छोटा सा ले ले जाए। रविंद्र साहब, अब तक आम आदमी पार्टी ने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है सबसे ज्यादा तो वो कांग्रेस पार्टी है, और फिर वो उस कांग्रेस के उस समय के दौर का भी जिक्र मैडम कर रही है जब सीबीआई को पिंजरे का तोता और ये सब, सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और आगे भी कांग्रेस के खिलाफ तैयारी हो रही है। पार्टी कहीं ना कहीं जो है एक कांग्रेस के खौफ से ग्रस्त है, क्योंकि जब इन्होंने लॉन्च किया अपने आप को, प्रिया जी सुनिए, जब इन्होंने किया अपने आप को उस समय पर जो है सरकार कांग्रेस की थी, तो वो तब से उस पे से बाहर ही नहीं निकल पा रही। तो ये गुजरात में जाते हैं तब भी कांग्रेस का विरोध करते हैं, हिमाचल में जाते हैं तो भी कांग्रेस का विरोध करते हैं, हरियाणा के अंदर बैठे हैं तो भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, जबकि तीनों जगह भाजपा की सरकार है। ये इनका फोबिया, इनका खौफ है कि भाई प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस को हटा करके खुद को अपने को स्थापित करना है। जहां तक बात इनकी है तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐतिहासिक तौर पे पहली बार हुआ है इनकी 2 सरकारें, दोनों सरकारों में हेल्थ मिनिस्टर जेल के अंदर है। अब जहां तक बात इसकी आगे, और दोनों जगह कांग्रेस को सत्ता से हटाया इन्होंने, मैं बताता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ठीक हटाया, इसमें कुछ नहीं आया है। इस बात को समझिए कि दोनों जगह पर किस प्रकार से जो है संसाधनों का मिसयूज करते हुए पंजाब और दिल्ली के अंदर एमओयू करवा करके जो वहां पर जो इन्होंने एक तमाशा करने की कोशिश की है। और पंजाब जो कि फुल स्टेट है उसको दिल्ली जो कि हाफ स्टेट है उसके नीचे सरेंडर कर दिया है। अब बताइए कि पंजाब के अधिकारियों के अरविंद केजरीवाल मीटिंग ले रहे हैं वो भी दिल्ली में बैठ करके, कितना मिसयूज है, कितना ज्यादा मिसयूज है। हर रोज की हर रोज पंजाब, आप जब से इनकी सरकार बनी है तब से अब तक का इनका क्राइम डाटा देख लीजिए, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब कोई बड़ा अपराध ना हुआ हो, मर्डर ना हुआ हो। मैं सिद्धू मूसेवाला जी का तो चलो एक जिक्र बहुत हो चुका है, उसके बारे तो बाद में अभी बताने की आवश्यकता नहीं, आज भी हुआ। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब प्राइम उसमें लोकेशंस पर डे टाइम में, फुल डे टाइम पे मर्डर हो रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं विकास की, किस चीज की, कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? आपने तो कौन कौन से वायदे किए थे पंजाब के अंदर? पहले तो वो वायदे करने, अपने वायदे की बात कीजिए, अपने वायदे जब पूरा करेंगे उस समय हरियाणा को तो वैसे ही पता लग जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पंजाब के अंदर जो काम आम आदमी पार्टी करेगी हरियाणा के अंदर वो दिखेगा। दिख रहा है कि कानून व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, दिख रहा है कि आप कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हैं, दिख रहा है कि आपने फुल स्टेट को जो है अरविंद केजरीवाल के नीचे सरेंडर कर दिया है। राघव चड्ढा सुपर सीएम बनकर के बैठे हुए हैं, दिल्ली के जो है वहां पर जाकर के बिठा दिया, और सारे के सारे अधिकारी जो है दिल्ली पंजाब के बीच में दौड़ लगा रहे हैं, और अपना स्टेट संभालने की जगह जो है दौड़ लगा करके पंजाब पुलिस दिल्ली रन कर रही है। तो इस प्रकार से संसाधनों का मिसयूज जो करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अभी पीछे से रिवोल्यूशन हुआ था कि भी 80-85 लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को 1-1 लाख रुपए नौकरी दे करके इन्होंने पंजाब के अंदर जो है सरकारी रेट के ऊपर रखा हुआ है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यशाली चीजें हैं। ये सब का सब
कुछ नहीं है भ्रष्टाचार के अलावा। अगर एक व्यक्ति जो है नौकरी, देखिए मैं ये नहीं कहता चेयरमैन सब बनाते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पोस्ट है, लेकिन नौकरी देना अपने कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने इनके वार रूम के अंदर काम किया, जिन लोगों ने इनके कार्यकर्ता के रूप में काम किया चुनाव के दौरान, उन सबको 1-1 लाख रुपए की नौकरी देकर के दिल्ली मोहाली के अंदर हेडक्वार्टर में बिठा दिया। मिसयूज किया जा रहा है, करप्शन के अलावा कुछ और नहीं है, और फिर ये अपने आप को करप्शन को जो है मिटाने की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। तो मैं ये कहता हूं जिस में भी समय है, दिल्ली हाफ स्टेट है, दिल्ली में ऐसा हुआ है अक्सर लंबे समय तक, मतलब 15 साल कांग्रेस रह करके गई थी, उसके बाद जाकर के आम आदमी पार्टी आई है। दिल्ली में सरकारें रिपीट होती रही हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब की परफॉर्मेंस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी, और पंजाब की पॉलिटिक्स और हरियाणा की पॉलिटिक्स में बहुत अलग है। बिल्कुल सही बात है, किसी मुफ्त के काम में, मुफ्तखोरी के उसके अंदर जो इनके वायदे हैं उसके अंदर हरियाणा नहीं आएगा। पंजाब के अंदर लगातार पार्टियां जो है लंबे समय तक इस प्रकार का एजेंडा चलाती रही है, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त ये। हरियाणा के अंदर नहीं होता ऐसा, इस प्रकार की राजनीति हरियाणा में नहीं होती जो ये पंजाब के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। वंदना जी, अभी मैं सुन रही थी इनको, इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम लिए भाषण देते हुए। उन्होंने हिमाचल की बात करी, उन्होंने हरियाणा की बात करी, गुजरात का नाम लेने से शायद जी। तो ये इनको ये लगता है कि हिमाचल में इलेक्शन है तभी इन पे एक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है भारत ऐसा देश है जहां हर समय कहीं ना कहीं पे चुनाव चलते ही रहते हैं। तो आप तो जब कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में आने की, लेकिन हरियाणा में आप जब मार्शल कौम बता रहे हैं कि मार्शल कौम 2 बार जो जीती हुई सरकार है उसको हटा सकती है, बिल्कुल हटा सकती है, लेकिन तब जब विकास के कार्य नहीं होंगे। जब विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं, ऊपर मोदी जी से लेकर नीचे खट्टर जी तक लगातार जो काम हो रहे हैं, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी का कोई भी स्थान नहीं है। जो आपने पंजाब में आते बुरा हाल किया है, आपने हर जगह, आपको कांग्रेस जरूर दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस मॉडल को हराने में आपके लिए बहुत इजी था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का विकास मॉडल है, छू भी नहीं पाएंगे आप। जिस यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, मुझे याद है कोरोना के समय में कैसे बेड के नीचे डेड बॉडी थी और ऊपर पेशेंट को बिठा रखा था, इस तरह के वीडियो भी बाहर आए थे। और एजुकेशन की आप बात करते हैं, द्वारका में 3 स्कूल आपने मॉडल बनाकर वहां पे उसी को बार बार दिखाकर आप सोचते हैं कि पूरे दिल्ली में आपने स्कूल को चेंज कर दिया। हरियाणा में जब आए थे केजरीवाल जी तो क्या कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाकर, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन बताई कि इतना अमाउंट बचेगा, इससे हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और जीतने के बाद सीधा मान साहब क्या कहते हैं, मोदी जी पैसे दो। पता कहाँ गई आपकी कैलकुलेशन? तो ये कहने की बात अलग है। और क्राइम पर अभी जिक्र कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला जी की, लेकिन पटियाला में जो हिंसा हुई थी वो ऐसी हिंसा पहले कभी नहीं हुई है। और अभी जब दिवस था तो उस समय क्या हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, तब उसमें पुलिस के अंदर खड़े होकर जो लोग जो वहां पर लगा रहे थे खालिस्तान के जो नारे, तो उस समय आपकी सरकार कहाँ थी? तो ये जो आतंकवाद का जो एक नया चेहरा दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर हिंसा का नया चेहरा दिखाई दे रहा है, ये पंजाब में पहली बार देखा है। और आप ये बता दीजिए कि लगातार रोज कोई ना कोई मर रहा है, कभी एएसआई है उसकी डेथ हो जाती है, सिद्धू मूसेवाला की आपने क्यों सिक्योरिटी हटा ली, 434 लोगों की आपने सिक्योरिटी हटा ली, आपके पास जवाब नहीं बन रहा है कि आप हाईकोर्ट में किस तरह से जवाब दें। आप क्या बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर दिवस था इसलिए हमने ये हटाई थी, जबकि इसको ट्विटर पर डालने का क्या मतलब था कि हमने इन लोगों की सिक्योरिटी हटा दी। आपने इन लोगों की जान को खतरे में डाला था, और इसके लिए अगर सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई है तो उसका जो हत्या हुई है उसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। इसलिए तो 24 घंटे तक नहीं पहुंचे ना। भगवंत मान खुद कलाकार हैं, कलाकार के लिए नहीं सोचा उन्होंने, एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है तो वहां पर 24 घंटे तक क्यों नहीं पहुंचे? केजरीवाल तो ज्यादा दूर नहीं है, कहीं पर भी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी पंजाब में फट से पहुंच जाते थे। अब इतने दिन हो गए हैं अभी तक नहीं पहुंचे वो पंजाब में। उसके पीछे कारण क्या? कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा को मालूम है कि ये जो हुआ किस वजह से हुआ, ये जो आपने सिक्योरिटी हटाकर जो ट्विटर पे डाला था उसका ही कारण है। तो ये बड़े बड़ी बातें कहना अलग है, और ये यहाँ पर आप हरियाणा की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, ये कांग्रेस मॉडल नहीं है कि कुछ भी आपने कहा और लोगों ने मान लिया। वो विकास का टेस्ट चख चुके हैं, वो देश में भी चख चुके हैं, वो हरियाणा में भी चख चुके हैं, और निकाय चुनाव में भी उस टेस्ट को चखेंगे।
ठीक है, मैं दीप कमल जी के पास चलूँगा अभी, क्योंकि एक रिएक्शन उस पर उनसे भी लेना है। दीप कमल जी, मुझे लगता है कि अब ये ठीक है, पॉलिटिकल जो बयानबाजी है इससे वापस अब अगर निकाय चुनाव पर लौटें, ठीक है, थोड़ा सा आटे में नमक डालना चाहिए, टेस्ट बना रहता है, लेकिन निकाय से पंचायत चुनावों के अगर जुड़ाव की बात करें, दीप कमल मैं आपके पास आ रहा हूँ, निकाय चुनाव से पंचायत चुनाव का जुड़ाव कितना देखते हैं? निकाय चुनाव में जो परिणाम आएंगे उसका रिफ्लेक्शन पंचायत चुनावों पर कितना पड़ेगा? और पंचायत चुनावों को लेकर जैसे सरकार को बार बार विरोधी दल घेरते हैं कि आप लोगों की वजह से बार बार विलंब हो रहा है, तो एक ठोस कुछ कॉन्क्रीट इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से, और आगे निकाय चुनाव से कितना कनेक्शन देखते हैं इसका? देखिए आशीष, पंचायत चुनाव हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे स्थानीय निकाय के चुनाव पूरे होंगे उसके कुछ दिनों बाद ही घोषित हो जाएंगे, और 1-2 चरण में या 3 चरण में हरियाणा की जो सारी पंचायतें हैं 7,000 के करीब, उन सभी में नए पंचायत बन जाएंगे, उनका गठन हो जाएगा। और कुछ समय से इंतजार भी है, कोर्ट की वजह से बिना पंचों के हमारी पंचायतें काम कर रही हैं। जहां तक आप इन दोनों चुनावों के संदर्भ आपस में जोड़ने की जैसे बात पूछ रहे हैं, वो उसकी चीजें बहुत कम है, वो अलग मायने हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हम फिर भी एक ये बात करते हैं कि कुछ जगहों पर पार्टियां सिंबल पर लड़ रही हैं, कुछ जगहों पर पार्टियां समर्थन देकर चुनाव लड़वा रही हैं, और नेता जो राज्य स्तर के हैं या विधायक हैं वो प्रचार के लिए जा भी रहे हैं, मुद्दे भी राज्य सरकार के चर्चा में आते हैं। लेकिन गांवों के चुनाव में ये सारे ही फैक्टर नहीं होते। वहां पर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। किसी नेता का समर्थन देकर चुनाव लड़वाना, वो भी किसी इक्के दुक्के गांव में, बड़े गांव में हो जाता है, छोटे गांव में या बहुत सारे गांव में वो भी नहीं होता है। क्योंकि जो स्थानीय पॉलिटिक्स होती है उसमें कोई भी विधायक स्तर के नेता या बड़े स्तर के नेता शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको बाद में नुकसान होता है उस चीज का। तो वो जो डिवीजन होता है उसमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते आमतौर पे। दूसरी बात, जो मुद्दे रहते हैं या प्रचार रहता है वो भी दोनों का अलग अलग होता है। हमने पीछे चुनाव में देखा है कि कॉरपोरेशन के जब चुनाव होते हैं तब उनके परिणाम बिल्कुल अलग दिशा में आते हैं, और जब पंचायत के चुनाव या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पर लोगों की लहर कुछ अलग दिशा में देखने को मिलती है। तो मैं इनका संदर्भ नहीं मानता दोनों में चीजों में। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनको जरूर हो सकता है कि अगर इन चुनाव में सरकार को अच्छे नतीजे मिलते हैं, बीजेपी को और जेजेपी को, हमें, तो उन लोगों को जरूर थोड़ा हौसला उनका जरूर बढ़ेगा कि वो ज्यादा संख्या में चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन अंततः वोट डालते वक्त तो लोग मेरे ख्याल से अपने गांव के हालात देख लेते हैं। एक टिप्पणी मैं इस पर करना चाहता हूं आशीष, कि मुझे अफसोस हुआ कि उस ट्रैप में जो आम आदमी पार्टी के लोग कई बार ट्रिक करते हैं कि ऐसी अव्यवहारिक बात कर देते हैं, ऐसी चीजें बीच में ले आते हैं जो ना तो उस डिबेट का हिस्सा होते हैं और ना ही जमीन पर प्रैक्टिकल रूप में उनका आज के दिन कोई स्थान है। और उस ट्रैप में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी और बीजेपी के प्रवक्ता भी अपना सारा समय आम आदमी पार्टी के ऊपर अपना बात करते हुए निकल गए, जबकि हम स्थानीय निकाय की बात कर रहे थे। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर रही है, और क्योंकि देश में कांग्रेस पार्टी बची ही चुनिंदा जगहों पर है तो इसलिए उसका जो स्कोप है वो वहीं तक है, उसके आगे स्कोप नहीं है। पंजाब में कांग्रेस कमजोर पड़ी, भारतीय जनता पार्टी वहां पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, इस वजह से आम आदमी पार्टी को ग्रो करने का मौका वहां मिला। अकाली दल के वोट उतने ही रहे जितने उनको पहले मिलते थे उनके, क्योंकि ये जीत का मार्जिन इतना ज्यादा हो गया कि अकाली दल के लोग जो है वोट लेकर भी नहीं जीत पाए, वो चीज अलग है, लेकिन उनके वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं घटे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आज के दिन सक्रिय है, जोश में है, उनके नेता जो है वो अपना 10 साल की जो सरकार से दूरी है उससे खत्म करने के लिए लोगों के बीच में सक्रिय हो रहे हैं, होंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत है, जननायक जनता पार्टी की मजबूत बहुत पकड़ है। वहां पर आम आदमी पार्टी के लोग जब आएंगे तब उनको वहां चाय पिलाने वाले नहीं मिलेंगे। ये आप इन स्थानीय निकाय चुनाव में भी उनका नतीजा देख लीजिएगा 10 दिन बाद जब विश्लेषण करने बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दल उस तरीके का कमजोर नहीं है जो आपको पंजाब में देखने को मिली होंगी जो चीजें। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों में राजनीतिक जागरूकता है और बहुत ज्यादा ललक है लोगों के बीच में रहने की, लोगों के काम करने की और सत्ता तक पहुंचने की। आम आदमी पार्टी अपना ठीक है, उनका मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करे, कांग्रेस जैसी पार्टी को तो रिप्लेस होना ही चाहिए देश में, तभी तो कंपटीशन बनेगा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी या जो दूसरे दल है वो अच्छा काम करेंगे, उनको हमेशा उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। कांग्रेस पार्टी तो ना प्रेशर बनाने की स्थिति में रही, जहां उनकी सरकारें आती हैं या आने की स्थिति में होती है वहां पंजाब जैसा हाल कर लेते हैं। तो वैसी पार्टी तो किसी के भले में नहीं है, कांग्रेसियों के नहीं, देश के भले के में नहीं है। उनको रिप्लेसमेंट तो आम आदमी पार्टी को बनना चाहिए भविष्य में, लेकिन फिलहाल हरियाणा के मामले में दिल्ली बहुत दूर है और कांग्रेस पार्टी
जितने देश में बची है 2-3 राज्यों में, उतने तक ही आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे दिखता है, क्योंकि कांग्रेस को ही रिप्लेस करना है। बीजेपी को कहीं रिप्लेस नहीं कर रही है, किसी और दल को भी रिप्लेस नहीं कर रही है। तो कांग्रेस 10-20% बची है देश में, उतने में आम आदमी पार्टी आ जाए तो अच्छा है, कांग्रेस से तो अच्छी है। बिल्कुल। रविंद्र ढोल साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पर, आगे बढ़े? भविष्य गठबंधन हो सकता है, शादी कमल जी ने दिया है, अच्छी बात है। हाँ। लेकर के चलते अपने साथी को। जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस न तो इस देश से कभी गई थी ना कभी जाएगी। हाँ, कमजोर है, निश्चित तौर पे कमजोर है। कई जगह पे इंडिसीजननेस भी रही है, कई जगह पर गलत फैसले भी रहे हैं, हर प्रकार की चीजें रही है। बट इतनी पुरानी पार्टी, एज ओल्ड पार्टी के साथ में इस तरह की चीजें स्वाभाविक है। पिछले 7-8 साल से हम सत्ता से दूर हैं सेंटर के अंदर, तो निश्चित तौर पर कैडर के अंदर एक निराशा भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम आशावादी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। काम कर रहे हैं। जो प्रमुख इस देश के जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर चाहे सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, महंगाई का मुद्दा है या भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो भी मुद्दे केंद्र के अंदर रहे, जो भी प्रमुख मुद्दे उठा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आई थी, उधर सब फेल हो गई। चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, चाहे आपका कॉल आवंटन का मामला हो, सबका सब खारिज हो गया। तो उसमें तो कोई चीज है ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी जो नया डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम उन्होंने चलाया हुआ है, उसके अंदर ये प्रयासरत है। कब तक प्रयासरत रहेंगे, ये रहते रहे, हम तब तक इनके पीछे दौड़ते रहेंगे जब तक कि ये भारत सत्ता से नहीं चले जाते। तो भाजपा जाएगी तो भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी बाहर जाएगी। तो भाजपा की सहयोगी पार्टियों में एक स्वाभाविक छटपटाहट है, उसमें मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ढोल साहब, आपने चूंकि सरकार के काम को लेकर जो पहले सवाल उठाए थे, जब चूंकि बीजेपी की तरफ से भी और आप जेजेपी की तरफ से भी इस तरह की बातें अक्सर कही जाती हैं कि सिस्टम में जब आप कमी निकालते हैं तो सिस्टम में आप भी बहुत समय तक थे, तो आपकी छोड़ी हुई कमियों को ठीक कर रहे हैं लोग, ये बार बार इस बात का जिक्र होता है। सभी पार्टियां सरकारों की छोड़ी हुई कमियों का दूर करने का ही काम करती है। हाँ। यही इस लोकतंत्र की खूबी और खूबसूरती है। उससे आगे भाजपा बढ़ाएगी, भाजपा जिस जगह छोड़ करके जाएगी उससे आगे कांग्रेस बढ़ाएगी। सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, ये कोई अलग से थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पर। बताइए क्यों नहीं हो रहा है? कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के इन्होंने खारिज कर दिए। क्या मनरेगा को हटाया है इन्होंने? हम मनरेगा हम लेकर के आए। फूड सिक्योरिटी एक्ट को हटाया इन्होंने, हम लेकर के आए। RTI को भाजपा ने कमजोर करने का कोशिश किया, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने में सबसे बड़ा साधन जो रहा वो RTI रही। RTI हम लेकर के आए। और उसके बाद जो लोकपाल का कानून हमने बनाया, वो बात अलग है कि लोकपाल भाजपा में अभी तक नियुक्त नहीं कर पाई, वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद भूल गई उसको। हाँ। लेकिन हम लेकर के आए। हर इस देश के हर जो बड़ा जो सुधार है, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो चाहे व्हाइट रेवोल्यूशन, कुछ भी इस देश के अंदर जो बड़ा सुधार हुआ है, केवल मात्र कांग्रेस पार्टी ही लेकर के आई। जितने भी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए वो कांग्रेस ने किए। जितने भी लैंडमार्क बड़े डिसीजन रहे कांग्रेस के रहे। ठीक है, कुछ जगह पे आपको ऐसी हो सकती है, आपने जनता के बीच में कहा, सहमत हो गई, जनता ने आपको समर्थन दिया, तो ऐसा बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सटीक कही रविंद्र साहब कि जो काम पीछे छूटे हुए हैं वही अगली सरकारें आकर के करती है। लेकिन मनरेगा का जिक्र आपने जो किया, प्रधानमंत्री जी ने संसद में उसके बारे में भी कहा था कि ये कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है जिसे हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बहरहाल चूंकि समय बहुत कम है तो मैं चाहूंगा कि फाइनल रिएक्शन दो और हमारे साथ जो प्रवक्ता उनसे ले लिया जाए। विजेंद्र रेड्डू जी इनालो से मौजूद है। रेड्डू साहब, एक इलेक्शन स्पेशलिस्ट तो आप लोगों के पास बहुत सारे हैं, लेकिन उनका आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्या निकाय चुनाव में इसकी कमी महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है हमारे पास। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो निकाय चुनाव को बड़ा मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से आशीष जी अभी ये बता रहे थे, रविंद्र जी भी और अपने कमलदीप जी भी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2017 में पूरे प्रदेश में एक चर्चा बन गई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बननी है, और पूरा हरियाणा प्रदेश चाहने लगा था कि दोबारा से फिर हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से छक गए तो भारतीय जनता पार्टी को मौका देने का काम किया था। और 14 से 17 तक ही लोग, प्रदेश के लोग जो है थक चुके थे, और ये था कि 19 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। वो कारण हुआ, पार्टी टूटी, 2 पार्टियां बनी, इस वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है ना नहीं अपनी पोजीशन पर आ पाई। लेकिन आज के दिन जो है दोबारा से फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। और मैं ये कहता हूं जहां इन निकाय चुनाव में एक मजबूती के साथ ये पार्टी उभरेगी, और 2024 में रविंद्र भाई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भाजपा के छूटे हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी
2024 में आ रही हैं और जो भी ये गलतियां करके जाएंगे उसको सुधारने का काम करेंगे। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूरी बनी थी जो 2019 में इनको बनाना पड़ा था, क्योंकि इनकी मात्र 40 सीटें आई थी। जनता ने इनको नकारने का काम किया था। ये अलग बात है कि निर्दलीय और जेजेपी ने जाकर के इनको गद्दी पर बिठाने का काम किया, जिसमें अहम रोल जननायक जनता पार्टी का रहा। इनकी वजह से ये सरकार बनी, लेकिन जनता अब आगे और भी बुरे तरीके से इनको नकारने का काम करेगी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ चौधरी अभय सिंह। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हरियाणा निकाय चुनाव के वोटिंग तक इस तरह के जो स्थानीय मुद्दे उन्हें लेकर हम आते रहेंगे।